हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। उसी को सरल ब्याज भी कहा जाता है। साधारण ब्याज वैसे तो ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और आगे चल के ये चक्रवृद्धि ब्याज से भी कनेक्ट होगा, आगे चल के अन्य चीजों से कनेक्ट होगा। पर सरल साधारण ब्याज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में ही काफी सरल होते हैं, लेकिन सरल चीजों को हमें कई बार एग्जाम में फंसा देती हैं, कई बार दिक्कत क्रिएट करती हैं सरल चीजें। तो हम इसको सरल ना मानते हुए हम इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दिए। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस छोटे से 2 फॉर्मूले होंगे। उन्हीं फॉर्मूले पे आपको 4 क्वेश्चन कराया जाएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को बताने के क्रम में हम कि आखिर ये मूलधन क्या होता है। तो मूलधन वह धन होता है जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में कोई देता है। मतलब मैं किसी के पास गया, यानी पहले इसकी डिफिनेशन देख लो। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। जब हम किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, तो वो जो रुपए मुझे देगा वो होगा मूलधन। आगे बढ़ते हैं। जितने दिन के लिए हमें वो धन देगा, कहेगा भाई देखो तुमको 1 महीने के लिए ये पैसा मैं दे रहा हूं, तो वह समय जो कहलाएगा वो कहलाएगा ब्याज का समय। क्या? जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वो ब्याज का समय कहलाता है। ठीक है, समय भी समझ में आ गया, मूलधन भी समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। रेट क्या होती है? आखिर व्हाट इज रेट? यहां पे रेट से क्या मतलब है? तो जैसे आपने किसी से उधार लिया, आपने देखा होगा, सुना होगा, तो कहते हैं कि यार देखो 20 दिन 1 महीने के लिए दे रहा हूं, 4% की रेट पर तुमको दे रहा हूं। ठीक है, तो वो जो रेट बोलता है, एक निश्चित सीमा के लिए जो एक निश्चित रेट बोलता है, ठीक है, तो वही हमारी, तो वो क्या है, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। कि 4% के रेट पर लिया, 5% के रेट पे लिया, वही रेट की यहाँ पे बात कर रहा है, जिस हिसाब से लगाया जाता है ब्याज। ब्याज जिस हिसाब से लगाया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। आगे ब्याज क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, अथवा किसी व्यक्ति से ही नहीं, व्यक्ति वाली प्रथा बहुत पुरानी प्रथा, ले लिए उधार, उनका खत्म ही नहीं हो रहा है ऋण, ठीक है, ऋण बोझ में दबे जा रहे हो, या फिर बैंक से उधार लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी बैंक से उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर उसे जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक समझ में आया? मतलब देखो, जैसे तुम राम श्याम के पास गया और 100 रुपए लिया, और उस 100 रुपए से उसको कंपनी में अपने कुछ करना है। एक मैं बात बोल रहा हूं, 100 रुपए से कंपनी में अपने कुछ करना है, एक नट बोल्ट मान लो खरीदना है उसको, ठीक है, तो क्या किया, वो कंपनी में वो पैसा लगा दिया। अब वो जो पैसा लगाया है ना, उसी का खामियाजा क्या है? ब्याज, क्योंकि उसको जरूरत थी और इसी को ब्याज में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो अतिरिक्त धन जो है उसको देना पड़ जाता है। मतलब मूलधन के साथ वह ब्याज भी देता है बाद में उस व्यक्ति को। ब्याज वही धन है जो, या कह सकते हो ब्याज एक घिसा हुआ धन है। मतलब जब वो पैसा लेगा, काम में लगाएगा, तो वही तो ब्याज में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने दिन तक वो उस पैसे को नहीं लौटाएगा उतने दिन तक ब्याज बढ़ता जाएगा। जितने दिन तक वो उस धन को कोई व्यक्ति प्रयोग में लाएगा, उधार लिए हुए धन को, उतना दिन तक वह ब्याज बढ़ता जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आखिर ब्याज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है कि जब कोई व्यक्ति को उधार दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये पूरा 4% की रेट पर आपको पूरे महीने के लिए ये दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो ब्याज केवल मूलधन पर मान लो मैंने 100 रुपए लिया, उसके ऊपर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर, ये नहीं कि यार 20 दिन बाद वो बढ़ जाएगा, ठीक है,
एक महीने के लिए 5% पे दे दिया, ऐसा जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अब आगे हम यहां पे दो फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि हमें कहानी से मतलब एग्जाम के अंदर नहीं रहेगा। एग्जाम के अंदर जो काम आने वाली चीज है वो है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला है साधारण ब्याज, इसको आप लिख लीजिए। साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन में 100। नोटेशंस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करने चलेंगे तो वहां पे नोटेशंस में ही बात होने वाली है, ठीक है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब मूलधन, T मतलब टाइम होता है, R मतलब रेट होता है, और यहाँ पे 100 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, एक और फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन कि मिश्र धन क्या होता है। आखिर मिश्र धन है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम किसी से मूलधन उधार लेते हैं, जब किसी से उधार लेते हैं, यानी जब हम किसी से मूलधन लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए यूज करने के बाद जो उस पर ब्याज आरोपित होता है, वो ब्याज का पैसा और जो मूलधन हमने उससे लिया था, वो दोनों मिला करके जब हम उसको सूद समेत वापस करते हैं, वो कहलाता है हमारा मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन के लिए फॉर्मूला दिया गया है, याद रखना मिश्र धन को ए से डिनोट करेंगे, लेकिन हर जगह डिनोशन अलग भी हो सकता है, तो डिनोट के को आप, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने के लिए ले सकता हूं, पर आपको क्या करना है, मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं यहां पे आपको बताने चाह रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 को 10% साधारण ब्याज की दर पे, यानी यहां पे बोल रहा है कि 5,000 रुपया को हमने किसी से उधार लिया है 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर, कितने साल के लिए उधार दिए जाए। यहां पे हमें दिया क्या है, क्वेश्चन से यहीं से नोट करते जाओ। यहां हमें P की वैल्यू दिया है, मूलधन कितना दिया है, 5,000, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ दिया क्या है। 10% वार्षिक ब्याज की दर दिया है, यहाँ पे रेट दिया है, मतलब तो R की वैल्यू कितना है, 10 है, 10% मतलब 10। अब देखो यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, 10 है, ये तो पूरा गंदा हो गया, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे पढ़ते तो यहाँ पे कितने साल बोल दिया। अब क्वेश्चन में जब कितने साल बोल दिया तो यानी टाइम आपको नहीं पता है कि कितने साल के लिए उधार दें उसको, कि मिश्र धन 7500 प्राप्त हो जाए, यानी ए कितना है, यहाँ पे ए है 7500, ठीक है। टाइम पूछा है, ए दिया है, आर दिया है, पी दिया है, क्या हम इससे आंसर ला पाएंगे, क्या आपको कहीं पे एसआई दिया है, एसआई भी नहीं दिया है, यानी हमें दो चीज नहीं दिया है, एक टी नहीं दिया है और एसआई नहीं दिया गया है। एसआई क्यों जरूरत है एसआई की, अब वो मैं बताता हूं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसी को एसआई बोलते हैं। आखिर सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे जरूरत क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टाइम पूछा है, इसलिए आई कि जब हम यहाँ पे टाइम, फॉर्मूला देखो, जब हम यहाँ पे टाइम निकालने चलेंगे यहाँ पे, तो हमें जरूरत पड़ेगी इधर साधारण ब्याज की, और हमें नहीं दिया है, तो साधारण ब्याज अब हमें निकालना है, और साधारण ब्याज निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। क्यों यही तो है सिंपल इंटरेस्ट, हमको, क्योंकि हमको मूलधन दिया है और मिश्र धन भी दिया है क्वेश्चन के अंदर हमारे, ठीक है। तो इसीलिए साधारण ब्याज हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अब हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले गिवन जो हो उसको लिख लो, और फिर हमारे पास जो दो फार्मूले हैं, आप लाइन से ऐसे सॉल्यूशन, पहले ऐसे लिखो सॉल्यूशन, और यहां पे ना आप दोनों फार्मूले लिख लो। पहला फार्मूला क्या है, A इक्वल्स टू P प्लस SI, ठीक है। और सेकंड फार्मूला क्या लिखोगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P T
आर, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और अपॉन में 100। अब देखो ये अपॉन नहीं है, ये अलग अलग दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, अलग अलग दो फॉर्मूले। अब हमें सबसे पहले निकालना है एसआई, तो क्या कर देंगे, ए मिश्र धन हमें कितना दिया है, देख लो मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन ए दिया है 7500, ठीक है, तो यहाँ पे 7500 आ गया, इज इक्वल्स टू क्या है, P प्लस एसआई, और P कितना है 5000, P कितना है 5000 लिख लो, और एसआई हमको नहीं पता तो लिख दिया ऐसे एसआई, ठीक है। अब देखो यहां से ये इधर चला आएगा और 7500 में 5000 चला जाएगा, कितना बचेगा, एसआई यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से एसआई हमें क्या मिलेगा 2500। अब देखो हमें एसआई भी मिल गया, हमें एसआई मिल गया, ठीक है, एसआई मिल गया, एसआई मिल गया। अब इस फॉर्मूले में देखो हमें एसआई मिल गया, हमें पी भी है पता है, हमें टी भी पता है, हमें सॉरी टी पूछा है, आर पता है, 100 तो है ही है, तो अब फार्मूले में रख देते हैं, क्या रख देंगे, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे जो उस फार्मूले में, यानी एसआई बराबर पी टी आर अपॉन में 100 है, ठीक है, एसआई हमारा 2500 है, ऐसे लिख लो, बराबर पी की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 5000 है, मल्टीप्लाई में टी पूछा है, आर की वैल्यू आई थिंक 10 है, और अपॉन में 100 है, ठीक है, देख लो आर और पी की वैल्यू सही लिखा है ना, 10 और 5000, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 1 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और ये जो 500 है ये इसके नीचे चला आएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, t इक्वल टू 25, और ये मिलेगा हमें कितना 5, यानी 5 ईयर में 7500 मिश्र धन हम उसको प्राप्त होगा, ठीक है, 5 साल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे के क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, 10,000 को कितने वार्षिक दर, यानी यहाँ पे कितने वार्षिक दर बोल दिया, क्वेश्चन पढ़िए, मूलधन, ये मूलधन दिया है, ठीक है, 10,000 को, क्योंकि 10,000 को हमको उधार लेना है, ठीक है, तो ये मूलधन ही है, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की बात हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम चीजें लिख लेंगे कि पी हमें दिया है कितना, पी दिया गया है 10,000, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन पढ़ो और लिख लो, आगे देखो यहाँ पे हमें अगली चीज क्या दिया गया है, आर पूछ लिया, देखो दर कितने वार्षिक दर, आर हमें पूछ लिया है, ठीक है। अब देखो 5 साल के लिए टाइम दे दिया है, कितना टाइम दे दिया हमें 5 ईयर, अब देखो 5 ईयर, अब कह रहा है कि कितने साल के लिए उसको उधार दिया जाए, कितने वार्षिक दर पर 5 साल के लिए 10,000 को कितने वार्षिक दर पर 5 साल के लिए उधार दिया जाए, ठीक है, कि 5,000 साधारण ब्याज प्राप्त हो, यानी यहाँ पे एसआई भी दे दिया है 5,000। अब क्या है, अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पी भी दिया है, पी टी आर अपॉन 100 वाले फार्मूले से ही ये हमारा लग जाएगा, तो आप खुश हो जाइए कि यहाँ पे दो फार्मूला नहीं लगेगा, आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे आप सीधे सॉल्यूशन करिए, ठीक है, यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन करने की जरूरत है, क्या सॉल्यूशन करने की जरूरत है, एस आई इक्वल्स टू पी टी आर अपॉन 100, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो एसआई कितना दिया है, एसआई कितना दिया है 5,000, लिख लो 5,000, लिखते चलो, क्वेश्चन को लिखते चलो जो मैं बोल रहा हूं, पी की वैल्यू कितना है, यहां से देखो 10,000, पी की वैल्यू 10,000 लिख लो, 10,000 लिख लो, 1 2 3, टी की वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिख लो, टी की वैल्यू 5 है, 5 ईयर दिया था, और रेट पूछ रहा था तो इसको आर लिख दो, ठीक है, रेट पूछ रहा था तो आर लिख लो अपॉन में 100। अब देखो इसको सॉल्व करो, 0 से 0 गया, ये से ये गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 500 हो गया, और वो 500 जो है इसके नीचे चला आएगा, ठीक है, वो 500 इसके नीचे चलाएगा, तो यहाँ पे आर के इक्वल में क्या आएगा, आर इक्वल में 5,000
अपॉन 500, ठीक है। और इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना आया रेट 50 आया। रेट कितना आया 50 आया। रेट कितना आया 50, सॉरी रेट कितना आया, यहाँ पे 5 से ये भी तो कटेगा 10 आया। रेट हमारा 10 आया, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आर की वैल्यू 10 आ गई। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यानी यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू 10 आ गई, मिट तो नहीं गया, आर की वैल्यू 10, हाँ ठीक है। तो यहां से हमारा सीधे आ जाएगा आर की वैल्यू 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5000 साधारण ब्याज था, 10,000, सब कुछ क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, किसी मूलधन को, देखो मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है तो मूलधन हमारा पी हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है वो पी है। क्या है हमारा मूलधन जो है वो क्या है, पी है, ठीक है। इसको 10% वार्षिक ब्याज की दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर, दर दर पूरा पढ़ना नहीं, आप ब्याज पे अटक जाओगे कि 10% साधारण ब्याज दिया है, नहीं 10% क्या है यहाँ पे वार्षिक ब्याज। परसेंट में हमेशा रेट होगा, याद रखना परसेंटेज में हमेशा रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 10, आर की वैल्यू 10% यानी कि 10 ही दिया है, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी हमको दे दिया, मूलधन भी दे दिया है हमको, मूलधन पी है मान लेंगे, आर हमको 10% दिया गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने साल के लिए उधार लिया जाए, यानी टाइम पूछ रहा है हमको, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे हमसे। और कह रहा है कि मूलधन जो है वो दुगना हो जाए मिश्र धन के। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, किसी मूलधन को 10% के वार्षिक ब्याज की दर पर कितने साल के लिए हम उधार दे दें कि जो मूलधन है उससे मिश्रधन दोगुना हो जाए, मतलब उसको दोगुना पैसा कब प्राप्त होगा, ठीक है। कितने साल के बाद उसको व्यक्ति को दुगना पैसा प्राप्त होगा, मिश्रधन वही तो है जो रिटर्न में वो व्यक्ति पाएगा उधार देने के बदले ब्याज के साथ, ठीक है। अब यहां पे बात आती है मिश्रधन का जिक्र आ गया। जब मिश्रधन का जिक्र आ गया तो आप सीधे से सॉल्यूशन पे आइए पहले और दोनों फार्मूले को लिखिए। क्या पहला फार्मूला था हमारा A इक्वल्स टू P प्लस SI, सेकेंड फार्मूला था हमारा SI इक्वल्स टू PTR अपॉन 100। हम पहले फार्मूले का यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मिश्रधन दुगना हो जाएगा मूलधन के, ऐसा कंडीशन हम मान लेते हैं कि माना मिश्रधन मूलधन का नहीं, सॉरी यहां से ना थोड़ा सा इसको ऐसे कट करो, लेट, यहां पे थोड़ा लेट कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहां से हम कह देंगे लेट। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो A है वो 2P है, ठीक है, 2P है, क्योंकि मूलधन क्या होता है, मूलधन P है, हमारा मूलधन P है। यहां देखो मूलधन क्या है, मूलधन P है। तो अगर क्वेश्चन ने बोल रहा है कि मिश्रधन मूलधन का दोगुना हो जाए, तो यानी बोल रहा है कि हमको मानना पड़ेगा कि मान लिया कि मिश्रधन दोगुना हो गया मूलधन का, ठीक है। और अगर मिश्रधन हमारा मूलधन का दोगुना हो गया, ये क्या हो गया हमारा, माना लेट 2P बराबर A, ठीक है, माना 2P बराबर है A, ठीक है। यानी जाना मूलधन का दोगुना, देखो माना मूलधन का दोगुना, ये देखो मूलधन P है, इसका दोगुना मिश्रधन के बराबर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अगर ऐसा है तो इस फार्मूले में रखो, तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में रखोगे तो एक ही जगह हमारा हो जाएगा 2P और इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, मिश्रधन ये है ना, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन हमारा P होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा दिया गया है, सॉरी प्लस में होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वनली P आ जाएगा, क्या वनली P आ जाएगा, क्यों,
ये p इधर चला जाएगा माइनस में, और 2p माइनस p ओनली p। अब हमको देखो क्या क्या पता चल गया। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हमें क्या पता चल गया, SI बराबर p, ठीक है। हमको मूलधन ऑलरेडी पता है कि p है, मूलधन ऑलरेडी पता है हमको कि हमारा मूलधन जो है ये क्या है, मूलधन, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है कितना, रेट दिया है या टाइम, देखो रेट दिया है 10%, टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, रेट 10% और टाइम नहीं दिया है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टाइम क्वेश्चन मार्क है, और रेट हमें दिया है, रेट हमें दिया है 10%। ये 10 क्या है, 10 हमारा आर है, ठीक है, आर हमारा 10 है, ठीक है, आर हमारा 10 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। अब फार्मूला लगाएंगे, SI इक्वल्स टू P T R अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, SI की वैल्यू क्या है, P, यहां से P हो गया बराबर, यहां पर भी P होगा मूलधन, टाइम हमें नहीं पता है तो T होगा, R हमें पता है 10 तो यहाँ पे 10 होगा, और बटे में यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। P से P कैंसिल होगा, P से P कैंसिल होगा, ठीक है, 0 से 0 गया, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि T बराबर क्या आएगा, यहां से साफ साफ दिख रहा होगा T बराबर आएगा 10, ठीक है। आपको अगर ना समझ में आए, प्लीज 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 कमेंट में वो पार्ट लिख लीजिएगा जहां पे आपको ना समझ में आया हो, और इसको अच्छे से एक बार मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं कि मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब देखो यहाँ पे 10 आ गया है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं कि 10 साल हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अभी मैं इसको आपको जिक्र करना चाहूंगा कि आपको हो सकता है थोड़ा से कम समझ में आया हो, जबकि आना चाहिए। देखते हैं, किसी मूलधन को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने साल के लिए दे दें कि वो जब लौटाए हमें तो दोगुना हो जाए, मतलब ब्याज भी आधा हमारा, मतलब समझ रहे हो, जितना हम दिए थे अगर उतना ही ब्याज भी हो जाएगा, उतने दिन के लिए दें कि जितने में ब्याज उसके बराबर हो जाए जितना मैं रुपया दिया था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको दुगना मिश्र धन मिलेगा। यही कहानी है, यानी जो ब्याज होगा अगर वो मूलधन के बराबर हो गया, ब्याज मूलधन के बराबर हो गया, और यहां पे क्वेश्चन में मूलधन कहीं दिया नहीं था, तो मूलधन हमने P माना। जब मूलधन P माना तो हमें ब्याज को भी तो P मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है मिश्रधन दोगुना होगा, और मिश्रधन दोगुना तभी होगा जब मूलधन में ब्याज भी मूलधन के बराबर होगा। ये तो हम कॉन्सेप्ट से ही जान लेते हैं, फॉर्मूले के बेस पे मैंने आपको यहां पे करके दिखा भी दिया कि देखिए P भी PSI यानी सिंपल इंटरेस्ट भी P के बराबर आया, हमारा ब्याज भी P के बराबर आया। जबकि चाहते तो हम इसको बिना लगाए सोच सकते थे कि यार मूलधन हमारा P होगा अगर नहीं दिया है तो, क्योंकि मूलधन को P से डिनोट करते हैं, समझ लिए, तो यार ब्याज भी तो उतना ही होगा, तभी तो हम बराबर पैसा लौटाएंगे, तभी तो हम दोगुना पैसा लौटा पाएंगे उसको। हाँ, अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिया और कहा कि यार मेरे को 200 देना, इतने दिन के लिए तुम ले जाओ, ठीक है, तुम 2-2 रुपए रोज के हिसाब से इसको ले जाओ, और उतने दिन के बाद देना जब ये मेरे 100 के दुगना हो जाए, तो वो आफ्टर कितना दिन आएगा, वो 50 दिन के बाद आएगा। बोलेगा भाई 50 दिन के बाद 2-2 रुपए का ब्याज लगाया और तुम्हारा 200 रुपए आज हो गया, तुमने 100 दिया, लो 200 ले लो, यानी 50, यानी क्या हुआ, 50 रुपए उसने उसका लगाया, 50 दिन के बाद उसने 100 रुपए यानी 50 दिन वेट किया, तो वही है, ब्याज भी 100 हो गया और मूलधन भी। तो ये चीज यहाँ पे है, समझने की जरूरत यही है कि आपको फॉर्मूले से आ जाना चाहिए। एक बार अपने से ट्राई करना, दोनों फॉर्मूले लिखना, और पहले फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ मिश्रधन का जिक्र है तो सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पे हमें क्या मिसिंग है। सबसे पहले साधारण ब्याज वाला फार्मूला लिखना, उसमें देखना कि क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या हमारे पास नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको मूलधन दिया नहीं है तो आप मान नहीं सकते, मूल नहीं दिया है तो आप उसको पी तो मानोगे ही ना, ठीक है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे वो क्वेश्चन को लगा दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार मैं बता देता हूं। तो फिर उसके बाद हमको जो जो दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें मूलधन नहीं दिया था, हमने P मान लिया, R हमें दिया था और T हमें नहीं दिया था, ना तो हमें T दिया था और ना ही हमें जो है कुछ भी तो नहीं दिया था। जब कुछ भी ना दिया हो तो हमको कंडीशंस दी होती है कि मूलधन मिश्रधन से आधा हो जाएगा, यानी मिश्रधन मूलधन के दुगना हो जाएगा,
यही दिया है। और मिश्र धन जब मूलधन के दुगना होगा तो मिश्र धन को हम क्या लिखेंगे, ए से अगर मिश्र धन को डिनोट करते हो और मिश्र धन मूलधन के दुगना है तो मूलधन को पी से डिनोट करते हो तो ए हमारा 2p के बराबर होगा ना। और जब ए 2p के बराबर होगा तो ये फॉर्मूला किस लिए रखे हो, ये फॉर्मूला, इसमें ए की जगह 2p रख दोगे। जब ए की जगह 2p रखोगे तो साफ साफ देखो ना, p उधर जाएगा और वो कट के SI बराबर p आ जाएगा। और जब SI p आ जाएगा, जब SI p आएगा, जब SI बराबर p आएगा तो इसी फॉर्मूले में तो रखोगे SI की जगह p, और p जब रखोगे तो p से p कटेगा, आपको पता नहीं है, p और वो p कट जाएगा, TR/100 इक्वल टू 1 आ जाएगा, समझ गए। और R की वैल्यू आपको 10 दी गई है, 0 से 0 कटा, T/10 आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा क्या, आंसर। ये होता है, थोड़ा सी कैलकुलेशन अपना भी तो रखिए। मैं कितना बताऊंगा, ये मैं इसलिए ऐसे बोल के बता रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको शायद ऐसा हो सकता है, ठीक, तो इसलिए मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूं। और चूंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन था तो इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना जरूरी था, क्योंकि मेरे ख्याल से फंस सकते थे बच्चे, फंसेंगे, क्योंकि बड़े बच्चे मान लीजिए ना फंसे, जिनका मैथ्स ऑप्शन वगैरह है, जिनका मैथ्स है, जो मैथ्स पढ़े हैं ठीक ठाक अच्छे बच्चे, उनके लिए ये उतना दिक्कत की बात नहीं है, वो तुरंत समझ गए होंगे कि क्या किया है टीचर ने, वो तो खुद ही लगा बैठे होंगे। लेकिन मैं उन्हीं को बता रहा हूं जिनको बहुत कम आता है। और ऐसे समझिए आप, मैंने दोनों थिंकिंग बताई कि अगर कोई एक्सपर्ट बच्चा है तो वो तुरंत जान जाएगा कि यार अगर हमको मिश्र धन दुगना देना है, मतलब ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर जब हो जाएगा तभी उसको पैसा लौटाना है, ये तो तेज बच्चा समझ जाएगा। तो वहीं से वो जान जाएगा कि मूलधन जो है अगर p है तो ब्याज भी p होगा। लेकिन जो कमजोर बच्चा है वो फार्मूले से देखेगा फार्मूला कमजोर बच्चों के लिए होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मजाक, मतलब उसको वो मत ले लीजिएगा दिल पे, मैं बता रहा हूं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब आप इसमें ढूंढ रहे होंगे यार इसमें बस टाइम दिया है और ब्याज की रेट पूछ रहा है, यानी सिर्फ हमें टी दिया है, सिर्फ हमें टी दिया गया है, यहाँ पे टी दिया गया है 20 और आर पूछ रहा है। यार ना तो यहाँ पे पी दिया है, ठीक है, ना यहाँ ए दिया है, ना यहाँ पे एस आई दिया है। आखिर ये लगेगा कैसे, आखिर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, रेट को हम कैसे निकालेंगे, कुछ भी तो नहीं दिया है। तो यहां पे सामने आता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें बोला है यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है, मतलब कोई धन ब्याज के साथ, कोई धन ब्याज के साथ 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। और जब कोई धन ब्याज के साथ होता है मिश्र धन हो जाता है। फॉर्मूला देखा था ना, मूलधन ब्याज के साथ ही था ना, तभी मिश्र धन हुआ ना। तो यहां पे क्या बोला है, यदि कोई धन, वो कोई धन नहीं है, वो है मूलधन। यदि मूलधन, कोई धन की जगह आप एक वर्ड लगा दो मूलधन, यदि मूलधन साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के साथ, समझिए 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है, मतलब मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ने पर 20 साल बाद 4 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन यहाँ पे 4 गुना हो जाता है, क्योंकि मूलधन में साधारण ब्याज ऐड हुआ और फिर जो धन आया वो 4 गुना हो जाता है, यानी यहां मिश्र धन 4 गुना हो गया। बस आपका क्वेश्चन खत्म। कैसे, देखो यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। अगर हमें यहां से पता चल गया कि a बराबर 4p है, अगर a बराबर 4 गुना हो गया मूलधन के, जो कि लिखा है, ये देखो 4 गुना हो गया था। अब देखो a बराबर अगर 4p दिया गया है, a बराबर 4p दिया गया है तो a बराबर p प्लस SI वाले फॉर्मूले में रखो, तो यहाँ पे क्या हो गया 4p इक्वल्स टू p और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे SI, ठीक है। यहां से SI क्या निकल के आएगा, यहां से SI क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3p निकल के आए।
और अगर ये आ गया तो अब हमें सब चीजें मिलने लगी। क्या? हमें एसआई मिल गया, हमें मूलधन मिल गया, मूलधन मतलब पी, मूलधन मतलब पी, हमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, हमें रेट मिल गया, सॉरी हमें टाइम मिल गया, हमें टाइम 20 वर्ष पता है, रेट निकालना है। रेट वाला फॉर्मूला आप तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या रेट वाला फॉर्मूला था? एसआई इक्वल्स टू क्या था? पी टी आर अपॉन में 100। एसआई क्या निकाला हमने? 3p। पी को पी ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। टी 20 दिया था, 20 वर्ष, ऊपर देखो टी 20 वर्ष, टी 20 वर्ष, ये देखो टी यहाँ पे 20 वर्ष दिया है ना, 20 वर्ष, तो यहाँ पे टी 20 वर्ष किया हमने, टी को 20 वर्ष किया। आर पूछा है, आर हमारा आर ही रहेगा और पान में 100। अब देखो एकदम सिंपल सा, पी से पी चला गया, 100 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आया? आगे देखो यहां पे आया 300 इज इक्वल्स टू 20 आर। आया? अब इसको कुछ नहीं करना है, काट देना है, और आर बराबर आएगा 15%। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, और आर बराबर अगर 50% आ गया, रुको यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई थिंक, फिर से देखते हैं इसको यहाँ पे क्या हुआ। अगर यहाँ पे एसआई हमारा 3p आ गया तो हमें क्या बताना है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज 20 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू किया है 20, ठीक है, t की वैल्यू किया है हमने यहाँ पे 20, और ये हुआ 3p, ठीक है, ये भी समझ में आया है यहाँ पे, और 4p भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेट निकल के आता है 300 हो गया, ठीक है, 300 हो गया, और अपॉन में 20 आता है, ठीक है, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ, 20 एक कट गया, 2 15 हो गया, नहीं 15 तो यहाँ पे नहीं आने वाला ना, तो यहाँ पे आई थिंक इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा एकदम सही लगा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही लगा है, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं किया तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार इसमें क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारा 10 आया, ना तो हमारा 7.5 आया, और ना ही 5% आया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आप ना कभी भी एग्जाम में भी आप जान लीजिए, आप कभी कभी सोचोगे कि यार कोई तो ऑप्शन मैच हो जाता, आखिर ये ऑप्शन दिए क्यों है, मैच हो जाता ना, इनमें से कोई नहीं यार, कैसे हो सकता है इनमें से कोई नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं कैसे हो जाए। लेकिन 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 कब आपको अपने सिर्फ इन फॉर्मूलों पे विश्वास रखना है, आपको आपने जो किया है अगर वो आपका सही है तो आपका क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में ही आप कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आपका 15% आ रहा है तो 15% ही आना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस चैनल को जब आप आगे बढ़ाओगे तो आई थिंक इस पे लाइव क्लासेस भी मैं लूंगा और मजे से पढ़ेंगे। और दिसंबर भी खत्म होने को है, दिसंबर भी खत्म होने को है। अब अपने पास कौन कौन से टाइम है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 गोल्डन मंथ्स है हम लोगों के लिए। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है, एक स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे जब 1 अप्रैल में मतलब कैसे क्या कहते हैं 2 साल पहले से प्रिपेयर स्टार्ट करें, वो कैसे दिसंबर से और कैसे एग्जाम तक, प्रीलिम्स के एग्जाम तक अपने 2 साल पहले से स्टार्ट करके प्रीलिम्स के एग्जाम तक की जर्नी को अपना तय करें। मेरे पास खुद मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे पास उतना शायद मतलब वो हो, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूंगा, मतलब मेरी बातों का उतना आप चाहे वैल्यू करें या ना करें वो मेरे को उतना असर नहीं डालेगा, पर हाँ आपको अगर अच्छी डेडिकेटेड स्टडी चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको वो कल वाला मेरा वीडियो देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि यार हाँ
और पता है मेरा जो आपको बताया रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि बहुत टफ रहेगा, वो आपको एंजॉयमेंट के साथ आप वो चीज फॉलो कर पाओगे जो मैं बोलूंगा। और जैसा कि मेरा एक पीओवी है, मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि जब टॉपर स्टॉप करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मैं 8 घंटे, नहीं 9 घंटे आप रेगुलर पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए तो सही है, ऐसे घंटे का कोई मतलब। हाँ मैं मानता हूं कि घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप नॉर्मल भी अपना डेली शेड्यूल भी फॉलो करने में लग जाते हो, जैसे कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट, अपना स्टैटिक्स, एक स्टैटिक सब्जेक्ट, एक सी सेट, द हिंदू एनालिसिस, वेबिनार, बिग न्यूज, ऐसे कई सारी तमाम चीजें, मैपिंग, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, जब आप ये करने लगोगे ना, इजिली आपके 15 से 12 से 13 घंटे, 14 घंटे खुद ले लेगा वो। तो ये कहना मेरे ख्याल से तो निरर्थक है कि 8-9 घंटे सफिशियंट है। नहीं, बिल्कुल 8-9 घंटे सफिशियंट नहीं है। हाँ, कब सफिशियंट है? जब आप, वो तो मैं स्ट्रेटजी इसी में बता दे रहा हूं लगता है, जब आप स्टार्ट करते हो, एक आपको बस मैं मैप दे रहा हूं कि जब आप स्टार्ट करते हो 2 साल पहले, तो कोशिश करो कि 6 महीने सिर्फ स्टैटिक सब्जेक्ट्स को जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ डालो। उन 6 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ये सब जितनी भी चीजें हैं, आप इनको एक नहीं, दो नहीं, 3-3 दफे, 4-4 दफे इसको पढ़िए। केवल शुरू के 6-7 महीनों में ही आप इसको पहले कवर कर लें। बचे हुए 15 महीने में आप डिसाइड करें कि आप डेली करंट अफेयर की शॉर्ट नोट्स बनाओगे, द हिंदू की, द हिंदू को आप डेली बनाओगे। वेबिनार आप जहां से भी लेते होगे, वीकली वेबिनार की आप अलग से नोट्स बनाओगे, और वो नोट्स फ्लो चार्ट में होनी चाहिए। आगे चल के आप जब इसको, ये चीज, और एक स्टैटिक सब्जेक्ट को आप साथ में लिए रहिए। सीसेट को मत छूइए जब 15 महीने बचे हों, तब नहीं। आप अपने ऑप्शनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, डेली 1-2 घंटे उसके ऊपर दीजिए। साथ ही साथ आप इस चीज को, आंसर राइटिंग कम से कम 1 आंसर राइटिंग, 1-2 आंसर राइटिंग आप डेली के बेसिस पे लिखते जाइए। जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे ना, और कोशिश करिए आप करंट अफेयर बेस्ड आंसर राइटिंग लिखिए, उसके बाद आप अपनी एनर्जी देखिएगा, नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाएगा। वो 12-13 घंटे समझ ही नहीं आएंगे। और फिर जब आप मंथ के 5 दिन, 6 दिन लास्ट का बचे, उस टाइम आप सारे स्टडी को थाम दें, और जब पूरे मंथ भर पढ़े हों, उनका रिवीजन का दौर होता है। वो दौर होता है योजना। पढ़ें, एक दिन पढ़ें, अगले दिन उसकी नोट्स बनाएं, मैपिंग को कंटिन्यू रखें, उसके साथ एक स्टैटिक सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू रखें, लेकिन थोड़ा से संयम बरत के एक दिन पहले योजना पढ़ें, अगले दिन योजना की वो शॉर्ट नोट्स बना लें, जो 50-60 पेजों की योजना होती है मात्र 14 से 12 पेज में कंटेन कर दें। इसी तरीके से फिर कुरुक्षेत्र पढ़ें, उसे कंटेन कर दें, और इसी तरीके से जो महीने भर का आपने वेबिनार वगैरह बनाया है ना, वेबिनार की नोट्स, द हिंदू की नोट्स, वो आप कंटेन कर दें उन 2 दिनों में लास्ट के। यानी मंथ में आप पूरा मंथ जब रिवाइज करके नेक्स्ट मंथ में एंटर करोगे, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल एनर्जी देगी। और उसी बीच में 25 से या 24 से लेकर के 30 तक का वो जो डेट रहेगा, आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट उस महीने में पढ़े रहो, उसके मेंस के सारे पीवाईक्यू में से कम 50% पीवाईक्यू आप लगा लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए उसके। एक दिन में 3-3, 4-4 आंसर राइटिंग उस टाइम पे आप कर लीजिए। मेहनत पड़ेगा, लेकिन मजा भी आएगा। और ऐसे करते करते आप पहुंच जाइए अक्टूबर नवंबर तक। जी हाँ, कौन सा अक्टूबर नवंबर? जब आप एग्जाम दे रहे हो उसके जस्ट पहले वाला अक्टूबर नवंबर। और उसके बाद आप स्टार्ट करिए प्रीलिम्स को भी उसमें ऐड करना। थोड़ा आंसर राइटिंग को हल्का से विराम दें,
हल्का से कुछ चीजों को पीछे ढकेलें, प्रीलिम्स रिलेटेड पढ़ाई को थोड़ा पीछे ढकेलें, थोड़ा 2-3 महीने के लिए, और उस समय आप अपने सीसैट पर फोकस कर दें साथ में, एक्स्ट्रा में बस, और अपने ऑप्शनल को उसी गति से लेके चले। अपने जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हो दिसंबर तक उस साल के कंप्लीट कर ही दीजिए, दिसंबर तक, और फिर जनवरी से आप टेस्ट सीरीज और जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स हैं, उनको रिवाइज कर करके टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज, बस उसी पे फोकस करिए, वही आपको प्रीलिम्स क्रैक कराएगा। मेंस पढ़ने से आपका एनालिसिस मजबूत होगा। पीसीएस जैसे एग्जामों में आपको वो आपके कंटेंट्स काम आएंगे जो आप फैक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, फैक्ट्स जो आप पढ़ोगे, जो आप जनवरी से सिर्फ फैक्ट्स 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 के साथ जो खेलोगे ना आप, जो उसमें नहाओगे, वही आपके पीसीएस के एग्जाम में काम आएगा। लेकिन जो पूरे साल हमने एनालिसिस किया है, एक एक घटनाओं को जो हमने पिरोया है, उसका मजा हमें मिलेगा जब हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। तो इसीलिए एकदम अभी ये टाइम आ गया है कि आप अपनी मेंस रिलेटेड पढ़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करके तुरंत प्रीलिम्स में पहुंच जाइए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे आपके, उन सब के लिए आपके पास अपार मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपका प्रीलिम्स नहीं क्रैक हुआ तो आपकी मेंस की पढ़ी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। आशा करते हैं आपको मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी, आप इनको इंप्लीमेंट करिएगा, बहुत मजा है यूपीएससी में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।